अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के सेकंड चैप्टर को स्टडी करेंगे, जिसमें जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसकी आउटलाइन एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी एज अ साइंस कैसे काम करती है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस है और ये हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक मेथड को कैसे यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, साइंटिफिक मेथड क्या है और किस तरीके से जो है वो रिसर्च पब्लिश होती है, क्या एथिक्स हैं रिसर्च में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को जो है वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस की। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। और जो आपके पास रिसर्च होती है वो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि हम किस तरीके से लोगों के बिहेवियर को या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, वो आपके पास रेलिवेंट होते हैं उन प्रॉब्लम्स के जो डेली लाइफ में आपके साथ चल रही होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें लर्निंग की या मेमोरी की या कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, डिसऑर्डर्स हो गए, फैमिली में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, एग्रेशन है, आपके बिहेवियर के साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये सारे जो आपके पास साइकोलॉजिकल रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सारे रेलेवेंट होते हैं इन प्रॉब्लम से। अब सेकंड हमारे पास ये आता है कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो बेसिक रिसर्च उन क्वेश्चंस के आंसर देती है जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं अबाउट बिहेवियर, ठीक है, जो कि बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे बायोसाइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से नर्व्स जो हैं वो कंडक्ट करती हैं इम्पल्सेस को, और किस तरीके से रिसेप्टर्स जो हैं वो पेन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं। तो ये काम जो है ये बायोसाइकोलॉजिस्ट का है। और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जो हमारी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं या फिर जो रिसर्चर्स जो हैं वो इस चीज़ को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है ये आपके पास बेसिक रिसर्च में आता है। लेकिन अगर हम लोग अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो ये इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपकी डेली लाइफ में जो हैं वो रोज़मर्रा के आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है। जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पास और रोज़मर्रा के जो सल्यूशंस निकालने होते हैं उन पर जो काम करती है वो आपके पास अप्लाइड रिसर्च होती है, ठीक है। अब जैसे कि अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो हम लोग इस तरीके के कुछ मेथड्स जो हैं या इस तरीके की स्टडीज़ कर सकते हैं कि कौन से ऐसे इफ़ेक्टिव मेथड्स हो सकते हैं जो डिप्रेशन को हेल्प कर सकें रिड्यूस करने में, या कौन सी ऐसी हम लोग कैंपेन्स निकाल सकते हैं जो इफ़ेक्टिव हो रिड्यूस करने में ड्रग के और अल्कोहल के यूज़ को। तो इस तरीके की जो आपके पास डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं और उनके सॉल्यूशंस जो देती है वो आपके पास अप्लाइड रिसर्च होती है। अब बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो इन्फॉर्म करती है एक दूसरे को, ठीक है। वो दोनों मिलकर काम करती है और फिर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं और उनकी जो स्टडीज़ और फाइंडिंग्स जो हमें मिलती हैं वो फिर साइकोलॉजिकल जर्नल में पब्लिश होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, वो कंबाइन होकर जो रिजल्ट्स फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, जो इफ़ेक्टिव उनकी जो आपके पास टेक्निक्स आती हैं या जो भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं वो फिर देन पब्लिश होते हैं साइकोलॉजिकल जर्नल्स में। जैसे कि आपके पास APA हो गया, आपके पास डिफरेंट जर्नल्स हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जर्नल हो गया। तो ये सारे जर्नल्स जो हैं ये इस रिसर्च को पब्लिश करते हैं फिर। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है और बेसिक रिसर्च होती है वो मिलकर काम करती है। तो वो मिलकर कैसे काम करती है उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि रिसर्च जो होती है वो हमें ये बताती है फॉर एग्जांपल कि रोल ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कितना इफेक्टिव है मेमोरी पे, ठीक है। आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी जाती है, आप उसको याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव हो सकता है। अब उसी चीज़ को जो है, उसी रिजल्ट्स को जो है हम लोग पोटेंशियली यूज़ कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं चिल्ड्रन पर, ताकि वो हेल्प हो सके उनकी कि वो आसानी से चीज़ों को रीड कर सकें या उनकी रीडिंग में हेल्प हो सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपस में मिल के काम करती है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अब हम लोग ये देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं जो कि फिर उनको गाइड करती है उनके रिसर्च में। अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं सिर्फ वही लोग जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। आपके पास डिफरेंट और भी लोग होते हैं जिनमें आपके पास फिलोसफर्स हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। तो ये भी कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये मानना होता है या वो इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि रिसर्च जो है वो बेस्ट टूल है अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और उसका रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं दूसरी चीज़ों के साथ,
ठीक है, तो वो रिसर्च पर बिलीव करते हैं। अब रादर देन एक्सेप्टिंग एनी क्लेम, जैसे फिलोसफर्स जो होते हैं वो कोई बात कर देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ पर काम करते हैं कि अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और उसके बाद ही वो किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक मेथड को अगर डिफ़ाइन करें तो साइंटिफिक मेथड आपके पास सेट ऑफ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। जो चीज़ें आप अज्यूम करते हैं, आपके पास सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने में। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड है। अब साइंटिफिक मेथड में 2 चीज़ें आती हैं आपके पास। पहली चीज़ ये होती है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए। एम्पिरिकल का मतलब ये होता है कि वो फैक्ट्स पर बेस्ड करे, रियल डेटा हो आपके पास, एक्सपीरियंस के थ्रू जो आप गेन कर रहे हैं, जो चलता हुआ आ रहा है या जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, वो वाला डेटा हो। कोई फालतू फजूल बात ना हो या कोई भी इस तरह की बात ना हो जो कि झूठ हो, ठीक है। तो आपके पास जो फैक्ट्स पे जो रियल डेटा जो आपके पास होता है वो आपके पास एम्पिरिकल डेटा होता है। दूसरी चीज़ जो आपके पास आती है रिसर्च में वो ये होती है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी आप प्रोसीजर यूज़ कर रही हैं वो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि उसमें आपकी कोई पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर हो, उसमें आपके पास कोई पर्सनल आपकी कोई बायसनेस का मतलब ये होता है कि आपके पर्सनल कोई उसके अंदर व्यूज़ या पर्सनल कोई आपके ख़यालात या इस तरीके की कोई चीज़ें शामिल ना हो। जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल एक तो रियल डेटा होगा, फैक्ट्स पे बिलीव करेगा, और सेकंड वो होगा कि वो आपकी अपनी फ्री विल से बिल्कुल हट के होगा। अब साइंटिफिक मेथड जो है वो आपको ये बताता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से वो कंक्लूजन्स निकालते हैं जो उनके पास कलेक्टेड डाटा होता है, और फिर उसके रिजल्ट्स को वो किस तरीके से शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च करने का और एक साइंटिफिक तरीके से एक मेथड को यूज़ करके कंक्लूजन निकालने का। ये तो हमने स्टडी किया कि किस तरीके से जो है वो साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है रिसर्च के अंदर। अब एक जो गोल हमारे पास रिसर्च का आता है वो ये है कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन जो है आपने कलेक्ट किया, उसको अब आपने ऑर्गेनाइज करना है इनटू समथिंग मीनिंगफुल। अब जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो आपने ऑर्गेनाइज करनी है इनटू मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स में, वो 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1 या तो वो कोई लॉ हो सकता है, नंबर 2 या तो वो कोई थ्योरी हो सकती है। अब लॉ की अगर मैं बात करूँ तो लॉ जो होता है वो आपके पास बहुत जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं इन अ गिवन डोमेन ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डोमेन लूँ फिजिकल साइंसेस की, तो उसमें आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटी आता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। इसी तरीके से अगर मैं डोमेन ले लूँ साइकोलॉजी की, तो उसमें आपके पास वेबर्स लॉ आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट लॉज आते हैं। लेकिन एक लॉ की प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो उसको सब्जेक्ट नहीं करते साइंटिफिक टेस्ट में। वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा जर्नल होते हैं, और इनकी वैलिडिटी जो होती है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड लॉ बन जाते हैं जो कि फिर फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। इसी वजह से साइंटिस्ट बहुत रेयरली इनको अपनी साइंटिफिक स्टडी में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ये पास डाउन होता है नीचे लॉ से थ्योरी में, ठीक है। आपके पास थ्योरी जो है वो एक ऐसे इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं डिफरेंट ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप्स को इन अ गिवन डोमेन ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी को देखूं तो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक आपके पास कॉग्निशन जो है या कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपके पास ये एक डोमेन होगी आपकी, ठीक है। इसमें आपके पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है, वो है जॉन पियाजेट की जो एक थ्योरी है जो उन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन है वो डिफरेंट कॉग्निटिव स्टेजेस से नीचे आते हैं, हर स्टेज में उनको मास्टर करना होता है, हर स्टेज में सक्सेस होने के बाद ही वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल थ्योरी है साइकोलॉजी की डोमेन में जो कि हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से एक थ्योरी जो है वो एक रिसर्च हाइपोथेसिस में कन्वर्ट होती है। मोस्टली क्या होता है कि जो थ्योरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, तो उनको हमें एक प्रिसाइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है।
रिसर्च हाइपोथेसिस आपके पास कोई भी ऐसी स्पेसिफिक या फिर फॉल्सिबल प्रिडिक्शन हो सकती है जो आपको बताती है दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और जो आपके पास रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक ही हो, ठीक है, वो फॉल्स भी हो सकती है। तो आप ये चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है और ये किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, यानी ये चीज़ है जिस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और ये चीज़ है जिसको हम लोग टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पास वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल आपके पास कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट होता है जो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहा होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है। अब रिसर्च हाइपोथेसिस में होता क्या है कि आप ये देखते हैं कि एक वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को भी आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन से मुराद ये है कि इसका एक दूसरे पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, एक ज़्यादा है तो दूसरे पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, दूसरा ज़्यादा है तो पहले पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिसर्च हाइपोथेसिस है यूजिंग मैरिजुआना, जो कि काइंड ऑफ ड्रग है, विल रिड्यूस लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही है इन दोनों के रिलेशनशिप को। सबसे पहले हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या आ गया, मैरिजुआना, ठीक है, उसका यूज़। सेकंड हमारे पास वेरिएबल आ गया लर्निंग, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैरिजुआना का यूज़ से लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ठीक भी हो सकती है, आपके पास इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है, यानी इसके अगेंस्ट भी आ सकता है। तो ये हम इस चीज़ को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो द लास्ट थिंग जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे वो ये है एथिक्स इन रिसर्च, ठीक है। जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसको कंडक्ट करने के कुछ एथिक्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अब अगर हम लोग रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उन लोगों में स्ट्रेस को कॉज कर सकते हैं, उनको हार्म दे सकते हैं, उनको कोई भी इनकन्वीनियंस हो सकती है जो भी पार्टिसिपेंट्स आपके उस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिसर्च में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अगर उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करते तो हो सकता है कि वो चीज़ें उनके अंदर स्ट्रेस को जो है कॉज करें या उनको एंजाइटी उनके अंदर कॉज करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब भी आप रिसर्च को कंडक्ट करें कि आप उसके एथिक्स को प्रॉपरली फॉलो करें। तो यहाँ पर अब आपके पास कुछ एथिक्स आते हैं जिनको आपने प्रॉपरली फॉलो करना होता है ड्यूरिंग अ रिसर्च, ठीक है। नंबर 1 आपके पास आता है ट्रस्ट एंड पॉजिटिव रेपट बिल्डिंग, यानी आपने रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के दरमियान में ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर आप खुद जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करें अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। सेकेंड स्टेप आपके पास आता है कि बोथ द राइट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है। आपने उसको प्रॉपरली गाइड करना है कि आप किस चीज़ के बारे में रिसर्च करें और ये आपको किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है। तीसरा आपके पास जो एथिक है वो ये है कि आपने अपने पार्टिसिपेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। आपने उसको एक पॉजिटिव वे में ट्रीट करना है, आपने उसको एक पॉजिटिव वे में उसको डिलीवर करनी है इन्फॉर्मेशन कि जिस चीज़ के बारे में भी आप रिसर्च कर रहे हैं, और उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन देनी है, ठीक है। फोर्थ जो आपके पास स्टेप आता है वो ये है कि आपने अपने पार्टिसिपेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उससे आपने परमिशन लेनी है, ठीक है। एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता है जो आप उनको देंगे, जो वो फिल करेंगे कि क्या वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या क्या वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो फिज़िकली डेंजरस हो सकता है या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनको हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने प्रॉपर उनको गाइडलाइन देने के बाद उनको एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के थ्रू उनको सिग्नेचर लेने के बाद जो है वो आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ रिसर्च के एथिक्स थे जो कि इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।